नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा कब होगी? क्या सुप्रीम कोर्ट से इस सजा पर रोक लगेगी? देखिए, बांग्लादेश की सरकार ने भारत को अल्टीमेटम दे दिया है। अगर भारत उसके साथ दोस्ती कायम रखना चाहता है, तो बांग्लादेश से भागकर भारत में शरण लिए शेख हसीना को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि मोदी सरकार, तुरंत उसके हवाले कर दे। अब सारा दारोमदार टिका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर। आज की वीडियो आज भर के लिए ही नहीं है, बल्कि आने वाले वक्त में भी आपको एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट के तौर पर ये नजर आएगा। क्योंकि देखिए, इस वीडियो में शेख हसीना की दर्दनाक जिंदगी से लेकर लव लाइफ और दुनिया की सबसे पावरफुल लेडी की तस्वीर की बातें मिलेंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि शेख हसीना की राइज़ एंड फॉल और वेट एंड वॉच से जुड़ी जो जानकारियाँ आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, वो कई बड़े न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म्स और न्यूज़ एजेंसीज़ से मिली हैं, जो मैंने रिसर्च किए हैं, जिनमें ख़ास तौर पर टाइम मैगज़ीन, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, रॉयटर्स, फाइनेंशियल टाइम्स, एमनेस्टी इंटरनेशनल, NDTV.com, हिंदुस्तान टाइम्स जैसे नाम शामिल हैं। तो देखिए, ये स्टोरी सिर्फ एक सजा की खबर नहीं है। मौत की सजा जो सुनाई गई है वो भर नहीं है, ये पूरी दक्षिण एशिया यानी कि साउथ एशिया की राजनीति को हिलाकर रख देने वाला एक मोड़ है, टर्निंग पॉइंट है। बांग्लादेश की बर्खास्त पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो कभी दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं में गिनी जाती थी, आज ढाका की इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल ने उन्हें छात्रों के आंदोलन पर हुए खूनी क्रैकडाउन के लिए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में मौत की सजा सुना दी है। वो भी इन एब्सेंसिया, यानी कि उनकी गैर मौजूदगी में, क्योंकि हसीना इस वक्त बांग्लादेश में नहीं है बल्कि भारत में शरण लेकर बैठी हुई है। और देखिए, कोर्ट का साफ आरोप है, कोर्ट में जो आरोप लगाए गए वो ये है कि 2024 में जो स्टूडेंट लेड अपराइजिंग हुआ था, उसके दौरान शेख हसीना ने खुद सुरक्षा बलों को आदेश दिया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों और आम नागरिकों पर गोली चलाओ। ये आरोप लगे। भीड़ को हेलीकॉप्टर और ड्रोन से टारगेट करो और किसी भी कीमत पर इस आंदोलन को कुचल दो, ये आरोप है उनके ऊपर। देखिए, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इस हिंसा में सैकड़ों लोगों की मौत हुई। कुछ अनुमान में ये कहा जा रहा है कि 800 से लेकर 1400 लोगों ने जान गंवाई है। और ट्रिब्यूनल ने जो वर्डिक्ट दिया है, जो फैसला सुनाया है, उसमें साफ लिखा है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने न सिर्फ हिंसा को रोका ही नहीं, हिंसा को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि खुद इंसाइटमेंट किया, आदेश दिए और बाद में किसी भी अधिकारी को, ऑफिसर्स को सजा देने की या कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की गई, ये कहा गया है। नतीजा देखिए, बांग्लादेश की हिस्ट्री में पहली बार किसी पूर्व प्रधानमंत्री को इस तरह फांसी की सजा सुनाई गई है। पूरा देश इस समय दो हिस्सों में बंट गया है। आप तस्वीरें देख रहे होंगे न्यूज चैनल्स में आज की तारीख में। एक तरफ वो लोग हैं जिनके बच्चे, भाई, दोस्त 2024 के आंदोलन में मारे गए और जो तालियां इस समय बजा रहे हैं और कह रहे हैं कि आज न्याय मिला। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि यह सब पॉलिटिकल वेंडेटा है, यानी कि बदले की राजनीति है और अदालत का इस्तेमाल सिर्फ अवामी लीग को हमेशा के लिए खत्म कर देने के लिए किया जा रहा है। दो धड़ों में दो तस्वीरें नजर आ रही हैं बांग्लादेश में। अब ये सब सुनकर, अब जाहिर है आपके जहन में, बहुत सारे लोगों के जहन में ये बातें आ रही होंगी कि आखिर शेख हसीना कौन है। आप लोगों में से ज्यादातर लोगों को मालूम होगा और जो नहीं जानते हैं, हो सकता है आप लोगों को भी कई ऐसी बातें जो कि मुझे मालूम नहीं थी, रिसर्च में सामने आई हैं और आपके सामने रख रहा हूं। शेख हसीना है कौन, जिनके लिए कभी टाइम मैगजीन, फोर्ब्स, UN, वर्ल्ड बैंक सब तालियां बजाते थे और आज वही दुनिया की डेथ सेंटेंस पर बटी हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए जरा पीछे चलते हैं। देखिए, 1947 1947 में जब भारत पाकिस्तान बटा,
भारत आजाद हुआ था। उसी साल 28 सितंबर को ईस्ट बंगाल के गोपालगंज जिले में तुंगीपाड़ा गांव है, वहां एक बच्ची का जन्म होता है। वही बच्ची आगे चलकर बांग्लादेश की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक नेता बनती है। नाम रखा जाता है शेख हसीना। उनके पिता का नाम आप जानते ही होंगे, बहुत बड़े नेता थे। उनके पिता का नाम शेख मुजीबुर रहमान, वही शख्स जिन्हें आज भी बंग बंधु और फादर ऑफ द नेशन यानी कि बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है उनको। और उन्होंने 1971 की जंग के बाद पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बनवाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। यानी हम समझ लीजिए, हसीना शेख हसीना का जन्म जो है पॉलिटिकल परिवार में हुआ। घर में रोजाना मीटिंग्स, नेताओं की आवाजाही, कभी पिता जेल में, कभी माँ अदालतों के चक्कर लगाती और घर की बच्चियां ये सब देखते देखते बड़ी हो रही थी। शेख हसीना अक्सर अपने इंटरव्यू में कहती रही हैं कि बचपन से ही ये नॉर्मल बातें थी कि अब्बू जेल में हैं, अब्बा जेल में हैं, हम उन्हें मिलने जा रहे हैं। तो एक तरह से जेल, कोर्ट, राजनीति, ये सब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। और शुरुआती पढ़ाई उन्होंने लोकल स्कूल से की, फिर ढाका आई, यहाँ ईडन गर्ल्स कॉलेज, बेगम बदरुन्निसा कॉलेज और ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। ये सारी जानकारियां आई हैं सामने। और 1973 में 1973 माफ कीजिएगा 1973 में उन्होंने बांग्ला लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया। लेकिन ध्यान से रखिए, ध्यान सुनिएगा, उनकी असली पढ़ाई किताबों में कम, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ज्यादा हुई। ढाका यूनिवर्सिटी के रोकैया हॉल में वो स्टूडेंट यूनियन की राजनीति से जुड़ी नारे लगाना, भीड़ को संभालना, चुनाव लड़ना, हार जीत देखना, ये सब कुछ उन्होंने कॉलेज के जमाने में ही सीख लिया था। अब यहां तक तो सब एक सामान्य पॉलिटिकल परिवार की कहानी लगती है, लेकिन 1975 में यानी कि 1975 में जो हुआ, उसने शेख हसीना की पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। 15 अगस्त 1975, 15 अगस्त 1975 ढाका के धान मंडी स्थित आवास पर, उनके आवास पर तड़के तड़के मिलिट्री कूप होता है। सेना के जवान घर में घुसते हैं और बांग्लादेश के राष्ट्रपति, उस समय के फादर ऑफ द नेशन जो कहे जाते हैं, शेख मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार को गोलियों से भून दिया जाता है। पिता, माँ, भाई, भाभियां, यहां तक कि घर के बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। लगभग पूरा खानदान खत्म, सिर्फ दो बेटियां बचती हैं, शेख हसीना और उनकी छोटी बहन शेख रिहाना, जो उस वक्त देश के बाहर थी। अब जरा सोचिए, 28 साल की एक लड़की जिसका पूरा परिवार एक रात में मार दिया जाए, देश में मिलिट्री कूप, घर छिन गया, पिता की विरासत खत्म। ऐसी स्थिति में कोई भी आम इंसान टूट जाता, कहीं छुपकर गुमनामी की जिंदगी जीता। लेकिन यहां से शुरू होता है शेख हसीना की राजनीति का असली डीएनए। रिवेंज, सिक्योरिटी और पावर को हर कीमत पर वापस हासिल करने की जिद। कूप के बाद उन्हें और उनकी बहन को भारत में राजनीतिक शरण मिलती है। इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय। इंदिरा गांधी की सरकार उन्हें सिक्योरिटी, घर और स्पेस देती है और लगभग 6 साल तक शेख हसीना निर्वासन में भारत में ही रहती हैं। 1981 में अवामी लीग, 1981 में 1981 में अवामी लीग, जो उनके पिता की विरासत वाली पार्टी थी, उसने आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली शेख हसीना को अपना सुप्रीमो बना दिया। सोचिए, पार्टी चीफ चुनी जा रही है, लेकिन वो देश में नहीं, भारत में बैठी है। ये अपने आप में एक मैसेज था कि पार्टी को केवल एक चेहरा चाहिए, शेख मुजीब की बेटी। अब जरा उनकी शादी और निजी जिंदगी पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि दर्शक हमेशा ये जानना चाहते हैं कि बड़े नेताओं की पर्सनल लाइफ कैसी रही और कैसी होती है। देखिए, 60 के दशक के आखिर में उनकी शादी एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट
M.A. वाजेद मियां से हुई, जो आगे चलकर बांग्लादेश एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन बने थे। यानी यह कोई साधारण शादी नहीं थी। एक तरफ फ्रीडम फाइटर टर्न पॉलिटिशियन की बेटी शेख हसीना, तो दूसरी तरफ साइंटिफिक कम्युनिटी का उभरता सितारा उनके शौहर। और शेख हसीना के 2 बच्चे हुए, बेटा सजीब वाजेद जॉय, जो आजकल आईटी और डिजिटल स्ट्रेटेजी के बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं और अवामी लीग की डिजिटल कैंपेन के दिमाग कहे जाते हैं, ब्रेन कहे जाते हैं। और बेटी साइमा वाजेद, जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और डब्ल्यूएचओ के साथ ऑटिज्म और मेंटल हेल्थ पर काम करती हैं। आमतौर पर बड़ी शख्सियतों की निजी जिंदगी आमतौर पर बड़ी शख्सियतों की निजी जिंदगी खास तौर पर लव लाइफ वाली बात पर भी लोग गौर करना चाहते हैं। शेख हसीना की बात करें तो मेरी रिसर्च में इंटरनेशनल मीडिया, बायोग्राफी या क्रेडिबल रिपोर्ट्स में जो बातें आई हैं वो मैं सेकंड पार्ट की वीडियो में बताऊंगा आपको। तो अगली वीडियो जरूर देखिए और इस वीडियो पर आप अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा। नमस्कार।